हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है स्टूडेंट आपका। तो स्टूडेंट हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? प्रेसिडेंट। तो हम प्रेसिडेंट के बारे में चल रहा है हमारा टॉपिक। तो आज हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उनमें से हमने एक पावर को डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था पार्डन पावर। भी राष्ट्रपति के पास माफ करने की जो शक्ति है उसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पावर देखते हैं कौन सी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसे हम बोलते हैं प्रशासनिक शक्तियां। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि एक कार्यपालिका काम, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम में लाए जाते हैं वो किनके नाम पर लिए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 77 में। आर्टिकल नंबर 77 क्या है? द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे कार्यपालिका के काम है वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 77 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रशासनिक हेड कौन होता है? हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक हेड कौन है हमारा? भारत का राष्ट्रपति। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमने क्या पढ़ना है? प्रशासनिक पावर का मीनिंग है भी प्रशासन के रिलेटेड जितने भी हमारी पोस्ट या जितने भी हमारे कोर्ट वगैरह हैं उन सब की जो अपॉइंटमेंट है उन सबको नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमने क्या पढ़नी है? अपॉइंटमेंट्स। क्या पढ़नी है हमने? नियुक्तियां। अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले देखो क्या है प्रशासनिक पावर में, हमारे भारत के राष्ट्रपति है जो, वो क्या है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को नियुक्त कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन क्या है वो अपनी मर्जी से कर पाता है? नहीं स्टूडेंट, ये बिल्कुल नहीं। वो अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। क्या होता है, मान लो जैसे लोकसभा है, अब लोकसभा में मान लो क्या है 100 सीटें हैं, उनमें से 56 सीटें आ गई बीजेपी को। ठीक है, अब क्या है जो 56 एमपी बने हैं लोकसभा के, उनमें से ही क्या है एक को क्या चुन लिया जाएगा? प्रधानमंत्री। और वो एक 56 में से एक आदमी को का नाम किसके पास भेज दिया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास, और वो उसको क्या कर देगा? अपॉइंट। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, सभी मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, सेकंड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ठीक है ना, अगर हम बात करें महान्यायवादी क्या है? एक तरह से ये भारत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या होता है? एडवोकेट, एक तरह से वकील होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है। तो इसके लिए आर्टिकल पहले कितना है? 76 हम पढ़ा है भारत का न्याय। तो इसको भी अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। स्टूडेंट एक बात और देखो, हम कहते हैं प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किस चीज पर डिपेंड करते हैं?
मान लो देखो जैसे ये हमने पढ़ा है, जैसे 100 में से 56 सीटें आ गई बीजेपी को, वैसे लोकसभा में सरकार बनाने के लिए इनको 100 में से कितनी चाहिए थी? 51। इनको ज़्यादा आ गई 5 से। अब क्या है, 56 MP बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए लोकसभा के। अब इनमें से कुछ MPओं को क्या मिलेगी? मिनिस्ट्री, मंत्री का ओहदा मिलेगा। उनमें से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और कुछ को मंत्री का डिपार्टमेंट। सभी मंत्री तो नहीं बनेंगे, जितने डिपार्टमेंट उतनी मंत्री बनेंगे, लेकिन जो मंत्री और प्रधानमंत्री है ये तब तक अपने पद पर रह सकते जब तक उनको क्या है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस प्राप्त है। मान लो अब कल को मान लो इसमें 6 मेंबर चले गए, तो क्या होगा, इसमें से कितने मेंबर रह गए? 50। तो क्या हो जाएगी, लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, उन पर ही डिपेंड करते हैं। जब तक उनको लोकसभा की मेजॉरिटी है तब तक वे मंत्री हैं। जब मान लो लोकसभा की बहुमत नहीं रहा तो उन्हें अपने मंत्रियों से, मंत्री पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। तो ये कौन से आर्टिकल में बात की हुई है? आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? भी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उनके प्रति जिम्मेदार हैं। फिर जब तक उनको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक वे मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। जब लोकसभा का बहुमत नहीं होगा तो क्या है, उनको मंत्री प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 74 74। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। चलो हम दोबारा आते हैं टॉपिक पर। तो हमने क्या करा, पहले भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो उसके पास कौन सी पावर, किस पावर के अकॉर्डिंग? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के कारण ही वो अपॉइंट कर सकता है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। थर्ड देखो स्टूडेंट क्या है, थर्ड किसको अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट में देखें, थर्ड है कैग। थर्ड क्या है स्टूडेंट? कैग, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो पहले तो इसके लिए आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 148। इसे हम बोलते हैं महालेखा परीक्षक। ये क्या है? एक तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक अकाउंटेंट की तौर पर काम करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या बात है, देखो ये क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों माने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को तैयार करता है कि अकाउंट्स वगैरह मतलब कितना पैसा रेवेन्यू हुआ, कहाँ पर पैसा लगा है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हुआ, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर लग रहा है, उस सभी के लेखा जोखा को कौन देखता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं महालेखा परीक्षक। अब देखो ये अकेला तो नहीं देखेगा सभी को, इसके लिए क्या है, इसको एक कमेटी दी जाती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। कैग जो कि भारत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स के को तैयार करता है। अब क्या है, इसके अकाउंट्स जो जितने भी अकाउंट को तैयार किया है उसको चेक करने के लिए कमेटी बैठती है कि ये अकाउंट सही बनाया है कि नहीं। कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो कैग पर्सन है उसको अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके लिए एक और चीज भी है, क्या है, एक इसकी रिटायरमेंट जो होती है ना, कैग की जो रिटायरमेंट एज है, सेवा निर्वाचित क्या है, कैग जा तो 65 ईयर, 65 ईयर्स और 6 ईयर, विच इज अर्लीस्ट, विच इज अर्लियर, विच इज अर्लियर। अब देखो क्या है, कैग की रिटायरमेंट एज क्या है, दो तरह से की रिटायरमेंट एज बड़ी डिफरेंट है। क्या है, जो चीज पहले अगर जा तो उसकी एज 65 साल की हो जाए पहले,
जहां उसने 6 साल पूरे कर लिए हो अपने काम में, तो जो चीज पहले होगी उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाएगा। मान लो कोई पर्सन है, मान लो कोई ए पर्सन है, वो 54 साल की उम्र में क्या है, वो कैग नियुक्त हुआ, कैग पॉइंट हुआ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको कैग की पदवी दी गई। अब वह कितनी देर तक सेवा करेगा, सर्विस करेगा, 60 साल तक। क्यों? 60 में क्या है, पहले क्या चीज 6 साल पूरे हो गए ना, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर। तो जो चीज पहले होगी, अगर उसकी उम्र 65 साल पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा, या 6 साल उसके पूरे हो गए सेवा में तो रिटायर हो जाएगा। अब मान लो कोई पर्सन 63 साल की उम्र में कैग बना, तो क्या है, उसने जॉब तो 69 ही 6 साल तक करनी थी, लेकिन बीच में 65 आ गया, तो 65 पहले आ गया तो क्या है, वो क्या हो जाएगा, रिटायर। तो उसने कितने सिर सेवा की, 2 साल, 2 ईयर्स। तो ठीक है, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। उसकी रिटायरमेंट एज ऐसे है, या तो 65 साल और 6 ईयर, विच इज अर्लियर, जो पहले हो गई। और इसके लिए कौन सी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अकाउंट्स को चेक करती है। अगर हम बात करें और कैग की, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अलग से भी। कैग है, देखो कैग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेखा जोखा है, तो उसकी रिपोर्ट तो देता है वो भारत के राष्ट्रपति को। जो कैग है, देखो कैग एक आदमी होता है, सेंटर स्टेटों का अलग अलग कैग नहीं होता है, वो एक ही होता है पूरे इंडिया का। और कैग क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट की रिपोर्ट वो देता है भारत के राष्ट्रपति को। और स्टेट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है वो वहां के गवर्नर को, तो वहां के गवर्नर को भेजता है कौन, कैग। तो कैग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट की रिपोर्ट किसको सौंपता है, वहां के राज्यपाल को, कैग। आगे देखो क्या है, उसके बाद देखते हैं कौन पॉइंट होता है 4th नंबर पे। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, मेंबर ऑफ यूपीएससी। 4th नंबर पे क्या है, मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो यूपीएससी कमीशन बनो, जो उसके मेंबर्स वहां पर बैठते हैं, तो यूपीएससी के सभी मेंबरों को नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। कौन सी पावर है उसके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी पोस्ट वगैरह है, या जितने भी कोर्ट, कोई भी स्थान वगैरह है, तो उसको सभी को अपॉइंट कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। तो मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबरों को भी कौन नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्या है, उनको लगता है भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको स्टेट का राज्यपाल नियुक्त करता है। ये कंफ्यूजन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये एक मेन पॉइंट है भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ना कि राज्य का राज्यपाल। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंट कौन करता है, उनको भारत का राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कितना है, 124। हाई कोर्ट के लिए कितना है, 214, 214। आगे देखो क्या है, उसके बाद देखते हैं हम क्या है, आगे है, अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में कितने जजेस हैं, 34, 33 + 1। एक मुख्य जज जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जजेस। आगे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन जो किया है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, उनका जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, आगे है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। गवर्नर ऑफ स्टेट, हमारे जितनी भी स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल हैं, उन सभी को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो गवर्नर का आर्टिकल कितना है? गवर्नर के लिए आर्टिकल है 153। तो 153 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राज्यपाल होना चाहिए, कि राज्यपाल का ओहदा है। ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट क्या है, तो भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं उनको भी नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये फाइनेंस कमीशन जो बजट पेश करते हैं, बजट पेश कौन करते हैं? जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं। इनका हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? भारत का राष्ट्रपति। आगे लिख लो क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद होती है, कि इंटर स्टेट काउंसिल भी होती है, जो स्टेट्स के रिलेशन फाइंड करती है। तो क्या है, उनके मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? भारत का राष्ट्रपति। इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो ये थी कुछ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या है? उनको अपॉइंटमेंट की पावर है, अभी उनको नियुक्त करने की पावर किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। आगे देखते हैं हम क्या है, आगे कौन सी पावर है। देखो, दो पावर्स पढ़ ली हमने, एक पार्डन पावर और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब थर्ड देखते हैं कौन सी पावर है, मिलिट्री पावर। कौन सी पावर के बारे में पढ़ना है? मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर को पढ़ने से पहले क्या एक क्वेश्चन आता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। देखो, हमारे तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी। जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो उन तीनों सेनाओं का जो हमारा सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर मतलब हेड कौन है? सुप्रीम कमांडर वो है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आ जाए हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो तीन तरह की फोर्सेस हैं, सभी को पता है कौन सी? एयर, नेवी, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थल सेना, वायुसेना और जल सेना। इन तीनों के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर। ठीक है, अब क्या है, कहने का क्या है, जैसे एयर फोर्स है या नेवी है या आर्मी है, इनके हेड को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एयर फोर्स के डायरेक्टर जनरल अलग होंगे, नेवी के डायरेक्टर जनरल और आर्मी के। तो इन तीनों के डायरेक्टर जनरलों की नियुक्ति कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ओके, तो जो एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति।
तो देखो क्या है, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अब देखो एक होती है, देखो जो ये तीनों फोर्सेस हैं ये तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के अंडर होती हैं, लेकिन जो अदर फोर्सेस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बाकी जितनी भी अदर फोर्सेस होती हैं बीएसएफ, ये बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं ये किसके अंडर होती हैं, ये राष्ट्रपति के अंडर नहीं होती, ये किसके अंडर होती हैं, जो भारत के क्या होते हैं, जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, उनके अंडर होती हैं ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। ये तो होगी मिलिट्री फोर्सेस, इन्हें हम बोलते हैं मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन सी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो किसके अंडर होती हैं, भारत के गृह मंत्री के कंट्रोल में होती हैं, और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो भारत के राष्ट्रपति के अंडर हैं ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट, आगे लिखो डिप्लोमेटिक पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, डिप्लोमेटिक पावर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, लिख लो डिप्लोमेटिक पावर, जिसे हम बोलते हैं कूटनीति शक्तियां। क्या बोलेंगे इसको, कूटनीति शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीति शक्तियां। अब क्या है, देखो कूटनीति का मतलब क्या, देखो डिप्लो से एक वर्ड डिप्लोमेट्स, भी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। देखो दो तरह के डिप्लोमेट्स होते हैं, हम जिसे बोलते हैं, एक होते हैं एम्बेसडर जिसे हम बोलते हैं राजदूत, एक होते हैं हाई कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर। देखो क्या है, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर दोनों का मीनिंग ही राजदूत होता है। देखो हमारे अलग अलग कंट्रियों में हर देश के राजदूत होते हैं, वहाँ पर उनको भेजा जाता है बातचीत करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे जो इंडिया का राजदूत है उसको अलग अलग देशों के अलग अलग राजा, यूएसए, चाइना, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या है हमारे राजदूत भेजे जाते हैं इंडिया की तरफ से। तो क्या है, उनको अपॉइंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो दूसरे देशों के जो राजदूत होते हैं उनको भी मिलता भी कौन है, भारत का राष्ट्रपति। जैसे कोई यूएसए का राजदूत हमारे इंडिया में आया बैठा है हमारी पार्लियामेंट में, तो उनको मिलता कौन है, भारत का राष्ट्रपति। तो कुछ राजदूत नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग देशों में इंडिया की तरफ से वहाँ बातचीत करने के लिए। तो क्या है, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति ही क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। अब देखो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में। देखो डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ नाम का डिफरेंस है और कुछ नहीं। अगर हम बात करें, देखो जो देश कॉमनवेल्थ के पार्ट थे, जो देश कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, जो देश कॉमनवेल्थ के अंडर आते हैं वहां पर तो भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर, वहां पर हम बोलेंगे हाई कमिश्नर। और जो देश कॉमनवेल्थ के पार्ट नहीं है वहां पर भेजे जाते हैं एम्बेसडर। अब मैं मीनिंग बताता हूं क्या है कॉमनवेल्थ, क्या क्या मीनिंग है। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कॉमनवेल्थ के अंडर कौन कौन से देश आते हैं,
अगर हम बात करें जो देश कॉमनवेल्थ के अंडर हैं, कॉमनवेल्थ का मीनिंग है भी जिन देशों पर ब्रिटिश लोगों ने हुकूमत की है, राज किया है, वो सारे देश किसके अंडर आते हैं? कॉमनवेल्थ के अंडर। और जिन देशों पर ब्रिटिशों ने अपना राज नहीं किया वहाँ पर वो क्या आएंगे? कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं होंगे। अगर हम बात करें जैसे इंडिया है, तो इंडिया में हमारे ब्रिटिशों ने राज किया, तो इंडिया क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्री है। हमारे गेम्स भी होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है। चाइना कॉमनवेल्थ का। अगर हम बात करें यूएसए, क्या यूएसए कॉमनवेल्थ का पार्ट है? नहीं। तो यूएसए क्या है? कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। तो ऐसे जो जिन देशों पर अंग्रेजों ने हुकूमत की थी वो आते हैं कॉमनवेल्थ में, वहाँ पर हम अपॉइंट करते हैं हाई कमिश्नर। और जिन देशों पर ब्रिटिशों ने हुकूमत नहीं की वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर उनको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं वहाँ पर बैठकर? इंटरनेशनल ट्रेटी। लिख लो स्टूडेंट्स, क्या है इनका काम? इंटरनेशनल ट्रेटी। ठीक है। ये क्या करते हैं? दूसरे से जैसे विदेशी संधियां, इंटरनेशनल मामलों पर बातचीत करने जाते हैं दूसरे देशों में ये राजदूत, किसी भी मामले मैटर में, तो वे इंटरनेशनल संधियां करते हैं दूसरे देशों से। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल संधि की है तो उस पर साइन किसके होते हैं? मान लो ये कोई भी इंटरनेशनल मुद्दे पर संधि करके हैं दूसरे देशों से, तो उस पर साइन करके कौन उसको प्रूफ करेगा? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है ना। इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट विदेशी दौरे पर जाते हैं, दौरे पर जाने से पहले वहां पर उनकी बातचीत हुई होती है राजदूतों की। तो राजदूत इसलिए भेजते हैं बातचीत करने के लिए उनसे पहले, कि पहले बातचीत की जाए उन मुद्दों पर। तो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेटी काम करते हैं, ये संधियां करते हैं वहां पर बैठकर दूसरे देशों से, और करने के बाद उन पर साइन कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा साइन होते हैं उन पर। तो ये कौन सी पावर थी? डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी डिप्लोमेटिक पावर। आगे देखो क्या है, आगे लिखो लेजिस्लेटिव पावर। आगे लिखो क्या है? नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव से हम बोलते हैं विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। ठीक है। देखो विधायी शक्तियां, देखो इसमें पहले क्या है, हम पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? फर्स्ट वन इज क्या है? विधायी शक्ति में क्या है? पहले वर्ड लिखो समन, और एक वर्ड है प्रोरोग। ठीक है। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, इनवाइट करना। समन का मीनिंग होता है बुलाना, संबोधित, इनवाइट। तो क्या है? सबसे पहले समन और प्रोरोग। समन का मतलब है बुलाना, और प्रोरोग का मतलब होता है खत्म करना, एंड कर देना। किस चीज का? किस चीज को बुलाना और किस चीज का एंड करना? सेशन का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सत्र। इस सेशन का, अब सेशन क्या होता है? देखो क्या है सेशन? जब हमारे, देखो हमारे चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद क्या है? चुनाव में, इलेक्शंस में, ठीक है, सरकार बन गई। अब क्या है? पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। सेशन का मतलब उनकी बैठकें होती हैं। अब बैठकर ही वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं। तो पार्लियामेंट के जो सत्र होते हैं, सेशन, साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो उन सेशंस को बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और उस सेशन का एंड भी कैसे होता है, खत्म कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जब हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था भी, जब आज भी जब पार्लियामेंट, हमारी संसद का जब सत्र शुरू होता है तो वो किससे शुरू होता है? नेशनल एंथम से। सेशन शुरू किस चीज से होता है? नेशनल एंथम से, जो हमारा राष्ट्रीय गान है।
और खत्म किससे होता है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से खत्म किया जाता है हमारे सेशन को। तो सेशन को बुलाना और खत्म करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो कौन सी पावर के अकॉर्डिंग है, लेजिस्लेटिव पावर। तो सेशन तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के हम बोलते हैं BMW। याद रखने का तरीका है सेशन को, BMW। बी से क्या होगा, बी से हुआ बजट सेशन। इसमें क्या पेश किए थे, बजट सेशन, मतलब बजट पेश इस सेशन में किए थे, बजट सेशन। एम से हो गया मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन। डब्ल्यू से हो गया विंटर सेशन, विंटर सेशन। तो तीन सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। देखो पार्लियामेंट ऐसा नहीं भी सारा साल ही बैठ के होती रहती हैं, उसकी कुछ टाइम पीरियड के लिए उस पर हॉलीडे होती है, छुट्टियां लगाई जाती हैं। तो क्या है, हम बात करें पहले बजट सेशन की, जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो देखो क्या है, बजट सेशन शुरू कब होगा और इसका एंड कब होगा। फिर अगला सेशन स्टार्ट होगा मॉनसून सेशन, वो शुरू कब होता है और उसका एंड भारत का राष्ट्रपति करेगा। फिर विंटर सेशन स्टार्ट होगा और उसका एंड होगा, वो भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। तो बजट सेशन क्या है, फरवरी से लेकर मई तक चलता है, फरवरी से लेकर मई तक सेशन चलता है, उसे हम बोलते हैं बजट सेशन। फिर जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर तक कौन सा चलता है, मॉनसून सेशन। और फिर नवंबर से दिसंबर कौन सा सेशन होता है, विंटर सेशन। तो क्या है, कौन कौन से महीने बीच में रह गए, जैसे हम बात करें जून, यहां पर रह गया अक्टूबर और एक आ गया जनवरी। तो जनवरी महीना, जून महीने और अक्टूबर महीने में कोई भी सेशन नहीं होता पार्लियामेंट का, कोई भी सेशन नहीं होता, वहां पर कोई बैठक नहीं होती। उस टाइम क्या है, पार्लियामेंट खाली होगी बिल्कुल, वहां पर कोई भी सत्र नहीं बुलाया जाता, कोई भी एमपी लोकसभा राज्यसभा इकट्ठे नहीं होते, वहां पर कोई भी सेशन नहीं होता। इस महीनों में पार्लियामेंट क्या है, बंद रहती है। तो हमारे तीन सेशन है, फरवरी से मई बजट सेशन, जुलाई से सितंबर मॉनसून सेशन, नवंबर से दिसंबर कौन सा है, विंटर सेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या। अब क्या है, सेशन को बुलाना और खत्म करना तो हो गया, समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम सेकंड करते हैं, क्या है, सेकंड कौन सी पावर है लेजिस्लेटिव में, डिसॉल्व। डिसॉल्व का मीनिंग होता है भंग करना। अब राष्ट्रपति क्या है, डिसॉल्व कर सकता है किसको, लोकसभा को, क्योंकि मैंने बताया है भी लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है अगर किसी सरकार के पास लोकसभा का बहुमत ना रहा हो। मान लो जैसे 100 सीटें हैं, उनमें से 52, 40 और 8 बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी। अब क्या है, लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 51, और किसको आई हैं, वो बीजेपी को। तो बीजेपी की सरकार बन गई लोकसभा में, और क्या लोकसभा में उसका क्या है, उसको बहुमत है, उसके पास मेजॉरिटी है। अब क्या है, मान लो कल को 2 मेंबर छोड़कर चले गए, तो कितने मेंबर रह गए, 50। तो सरकार तो 51 की बनती थी, अब लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग, और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। तो डिसॉल्व कौन करता है, अनाउंसमेंट कौन करता है डिसॉल्व की, भारत का राष्ट्रपति। तो उसके पास कौन सी पावर है, डिसॉल्विंग पावर। तो डिसॉल्व करना, भंग करने की शक्ति भी किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे थर्ड कौन सी पावर है, थर्ड है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो क्या है, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होता है, मान लो कई बार कोई बिल का मुद्दा है, वो क्या है, पास नहीं हो रहा बिल,
मान लो लोकसभा पास करती है तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है, राज्यसभा पास करती है तो लोकसभा रिजेक्ट कर दे, तो क्या है, बिल अड़का हुआ है, उसका कोई डिसीजन, वो डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा। तो क्या है भी, क्या है, जब कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा तो क्या होता है, राष्ट्रपति है जो दोनों हाउस को इकट्ठा करता है कि आप अपने इकट्ठे होकर मसले को सुलझाइए। तो क्या है, दोनों हाउस की क्या बुलाता है वो, ज्वाइंट सिटिंग। तो दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति ही बुला सकता है दोनों सदनों को। तो उसके पास ज्वाइंट सिटिंग की पावर है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 क्या कहता है भी, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भी जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 108। मान लो जब कोई बिल नहीं पास हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो राष्ट्रपति दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। अब बात ये है, जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, देखो मान लो जैसे लोकसभा है, इधर राज्यसभा। जब ये अकेले के लिए, जब लोकसभा का को हैंडल कौन करता है, स्पीकर। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, जो पूरी सभा को संबोधित करता है। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है, मान लो दोनों को ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया किसी बिल के मुद्दे को लेकर, उनकी क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई। अब क्या है, अब इन दोनों ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, अलग अलग। तो देखो लोकसभा को प्रिजाइड करता है स्पीकर, राज्यसभा को प्रिजाइड करता है वाइस प्रेसिडेंट। मान लो अब दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई, अब इनको प्रिजाइड कौन करेगा, इनको इकट्ठा तो कर दिया, इकट्ठा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। इकट्ठा करने के बाद इनको प्रिजाइड कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा, वो करेगा स्पीकर। कौन हैंडल करता है, लोकसभा का स्पीकर। भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, हु इज प्रिजाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का स्पीकर। अब बात आती है भी वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं करता। देखो जो लोकसभा का स्पीकर है, जो पर्सन, मान लो जो कोई पर्सन ए है, मान लो ए कोई पर्सन स्पीकर है, तो ये स्पीकर भी है और साथ ही साथ लोकसभा में मेंबर भी है, लोकसभा का मेंबर भी है, खुद लोकसभा का मेंबर भी है, प्लस इसको स्पीकर बनाया गया। लेकिन जो भारत का उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल है, गैर सरकारी मेंबर है, ये मेंबर नहीं है, अलग से पॉइंट किया गया है। तो क्या है, फिर ये मेंबर है, इसलिए इसे क्या है, पावर दी गई है प्रिजाइड करने की, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है, नो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबरों में से चुना नहीं गया, ये तो लोकसभा के मेंबरों में से ही एक पर्सन को बनाया गया भारत का लोकसभा का स्पीकर, लेकिन राज्यसभा का ये मेंबर नहीं होता उपराष्ट्रपति। तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की पावर को प्रिजाइड करना स्पीकर को दिया थी, ताकि वो मेंबर भी है खुद, इसलिए। तो ज्वाइंट सिटिंग की पावर है किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 108। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या है, 4th नंबर पे लेजिस्लेटिव पावर में देख रहे हैं हम क्या क्या है। अब देखो क्या है, अब प्रेसिडेंट, लोकसभा में 2 मेंबर्स और राज्यसभा के 12 मेंबर, टोटल कितने हो गए, 14। तो 14 मेंबरों को नॉमिनेट करता है, 14 मेंबरों को नॉमिनेट करता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। तो कौन सी पावर है उसके पास, लेजिस्लेटिव पावर। ये 2 मेंबर्स कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियंस, पहले पढ़ चुके हैं हम एंग्लो इंडियन। और ये 12 मेंबर कौन से होते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस। इन चारों फील्ड में जिसने कोई अचीवमेंट हासिल की हो तो उसको राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट करता है कौन, भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये कौन सी पावर है इसके पास, लेजिस्लेटिव पावर। आगे देखो क्या है, आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, इसमें एक होता है ना बिल। देखो बिल 2 तरह के होते हैं,
एक होता है ऑर्डिनरी बिल, हम पढ़ेंगे बिल के बारे में भी डिटेल में। एक होता है मनी बिल। देखो बिल क्या होता है, बिल एक तरह से प्रपोजल होता है। प्रपोजल का मीनिंग, मान लो मैंने कोई डिमांड रख दी भी ये बात काम कर दो, तो उसको पहले बिल के रूप में पेश किया जाता है। कोई भी बिल है वो कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। तो बिल दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी का नाम से के लिए जिसमें जिस बिल में मनी की बात हो, पैसे की बातचीत की जाए, वो सब मनी बिल के अंडर आते हैं। और जिन पर पैसे की बात नहीं की गई वो आते हैं ऑर्डिनरी अदर बिल। ठीक है। अब क्या है, देखो बिल किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, जैसे लोकसभा से भी और राज्यसभा से। मान लो जैसे हमने जीएसटी लागू किया है, तो जीएसटी भी एक बिल था, मान लो किसी स्टेट। तो क्या है, कुछ बिल ऐसे, देखो वैसे तो बिल है, क्या है, सभी बिलों में राष्ट्रपति, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको पेश करने से पहले, संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ बिल तो ऐसे हैं जो पहले लोकसभा में पेश हुए, पास होकर राज्यसभा में गया, उसके बाद राष्ट्रपति में के पास आए, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जिनको पेश करने से, लोकसभा में लाने या राज्यसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति के पहले परमिशन होती है, उसके बाद लोकसभा में जाएंगे, फिर राष्ट्रपति के दोबारा जाएंगे। तो क्या है, कुछ बिल स्पेसिफिक बिल, कुछ स्पेसिफिक बिल ऐसे हैं जिनको पेश करने से पहले, किसी भी हाउस में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन होती है। तो पहला कौन सा आ गया, मनी बिल। आर्टिकल कितना होता है मनी बिल के लिए, 110, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, पार्ट नंबर 5। तो कोई भी अगर मनी बिल है, अगर उसको हमने हाउस में पेश करना है, पेश करने से पहले क्या है, राष्ट्रपति क्या देता है, उसको परमिशन देता है पेश करने की, तो मनी बिल हो गया। अब और क्या है दूसरा, मान लो किसी भी स्टेट है, मान लो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री, ठीक है, ठीक है, जा उसका कोई कुछ भी बदलाव लाना है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे तेलंगाना एक स्टेट बनी है नई, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नई स्टेट बनी थी तेलंगाना, तो उसकी बाउंड्री को क्या करा गया, घटाया गया। तो देखो मान लो तेलंगाना स्टेट बनी है, तो बिल पास होगा ना, पहले एक बिल का रूप होगा, उसमें बिल में लिखा होगा पूरा डिटेल में, वो पास होगा लोकसभा में, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो स्टेट की डिवाइडेशन होगी। तो क्या है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री में कोई भी बटानी है या घड़ानी है, उसकी जो सरहद है, तो उसमें भी बिल का रूप है। तो अगर उस बिल को लाने से पहले भी क्या होती है, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है, पहले परमिशन लेनी फिर पेश होता है बिल, स्टेट से रिलेटेड, मान लो स्टेट का नाम, बाउंड्री, बदलाव। और क्या है, थर्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो दो तरह के फंड होते हैं, पढ़ेंगे फंड के बारे में। कंसोलिडेटेड फंड क्या है, जहां से क्या है, हमारे सभी, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जितनी भी हमारी सरकारी पोस्टें हैं, उन सबकी सैलरी कहाँ से आती है, कौन से फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत सरकार या जितनी भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होता है, भारत का जितनी भी आमदन होती है, पूरे भारत से जितनी भी आमदन है, वो कहाँ पर जाती है, कंसोलिडेटेड फंड में ही जाती है, और वहाँ से निकाले जाते हैं पैसे। तो क्या है भी, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड कोई भी, अगर मान लो अगर फंड में से कुछ भी पैसा निकालना है, मान लो कोई इमरजेंसी पड़ गई, फंड से हमने कुछ पैसा निकालना है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया फंड से निकालना है भारत सरकार ने, तो उसको पहले बिल लाना पड़ेगा। तो इस, अगर वो बिल कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, तो उसको लाने से पहले किसकी परमिशन चाहिए, भारत के राष्ट्रपति की। तो कोई अगर बिल कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी पहले किसकी परमिशन चाहिए, भारत के राष्ट्रपति की। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो आज बस इस पावर, नेक्स्ट पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।